हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे वो मैं आपको करा चुका हूँ और आज हम जो इसका चैप्टर 14 है यानी म्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, यानी वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, इसके बारे में बात करेंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है वन दरोगा परीक्षा रिफ्रेशर, उससे मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्व एवं वन अभिलेखों में बंदोबस्त अधिकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को 3 महीने के भीतर राजस्व और वन अभिलेखों में बंदोबस्त अधिकार दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि राजस्व और वन विभागों को वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कि 2006 में आया था, इसको याद रखिएगा कब आया था, 2006 में, के तहत समुदायों को दी गई वन भूमि का अंतिम नक्शा तैयार करना चाहिए। आगे, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण। वन भूमि भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर राज्य सरकारें वन भूमि का निर्धारण करती हैं। राजस्व अभिलेख यह एक रजिस्टर होता है जिसमें भूमि का क्षेत्र, उपयोग का आधार, मालिकाना हक, प्राप्त आय की संभावना का विवरण दिया जाता है। नामांतरण नामांतरण एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा कैंटोनमेंट में स्थित किसी भी संपत्ति, भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार रखने का शीर्षक सामान्य भूमि रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। वन भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया। वन भूमि का राजस्व अभिलेख में नामांतरण राज्य सरकारें क्षेत्रीय समितियों के आधार पर करती हैं। जो जमीन वन के रूप में या खेती के रूप में दर्ज की गई है, ऐसी जमीन का नामांतरण उस इलाके में पटवारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका लेखपाली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लेखपाल का यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल है। भूमि बेसिकली वन भूमि है या राजस्व भूमि है या रेवेन्यू लैंड जिसको आप बोलोगे। भूमि की प्रकृति क्या है, उपयोग, वनस्पति की सघनता को भी इसमें आधार माना जाता है। वन भूमि को राजस्व अभिलेख में परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, पहला देखते हैं। सिंचाई एवं कृषि हेतु, खनिज खनन व पेट्रो ईंधन, विद्युत परियोजनाओं हेतु, महत्वपूर्ण बांध अगर कोई बन रहा है तब, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, क्रियान्वयन हेतु भूमि का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, यानी आपको लैंड यूज अगर चेंज करना है तो वो इसलिए आवश्यक हो जाता है। परिवर्तन की क्रियाविधि क्या है। वन भूमि के नामांकन, निरीक्षण व प्रभावशीलता की जांच हेतु राज्य सरकार नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी। नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरांत सही होने पर विभागीय वन अधिकारी वन कार्यालय के साथ साथ पर्यावरण वन मंत्रालय को प्रतिवेदन इसका प्रेषित करेगा। अगला क्या स्टेप है देखते हैं। प्रतिवेदन के बाद राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसे केंद्र सरकार की अनुमति हेतु प्रेषित करेंगे, क्योंकि वन संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्यजीव को बेसिकली हमने संवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिया है। पहले ये किसमें था, पहले ये राज्य सूची का विषय था। केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर भूमि का नामांतरण किया जा सकता है। वन भूमि नामांतरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, यानी आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अधिसूचना के मुख्य बिंदु, इसकी बात करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अधिकारों के रिकॉर्ड पर डिजिटल जानकारी को एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि और उसके मालिक के बारे में विवरण देता है, परिवेश पोर्टल और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विभाग के अन्य वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्मों में एकीकृत या इंटीग्रेट किया जाएगा। यह अधिकारों के निपटान और मालिकाना हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। मानचित्र को संबंधित राज्य कानूनों के तहत भूमि अभिलेखों में शामिल किया जाना चाहिए। मंत्रालयों ने राज्यों को प्रत्येक भूमि पैच का भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वेक्षण करने और बहुभुजों की भू संदर्भित डिजिटल वेक्टर सीमाओं को बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के डेटा के अनुसार भूमि रिकॉर्ड आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को समाप्त करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी हमने किया था। कभी कभी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आवंटित भूमि का टुकड़ा वनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है या अफॉरेस्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे दोनों पक्षों के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
FRA के तहत ROR का, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था यहां पर, इसका क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इसको बोला जाता है, का भू संदर्भ राज्यों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वन और आदिवासी कल्याण विभाग FRA शीर्षक धारकों की आजीविका में सुधार के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए सन तो आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे सीधे सन भी पूछ ले। यह अधिनियम पीढ़ियों से वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पारंपरिक वनवासियों यानी OTFD यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। किसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा किया जा सकता है जो दिसंबर 2005 के 13वें दिन से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों अथवा 75 वर्ष से वन भूमि में वास्तविक आजीविका हेतु जरूरतों हेतु निवास करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इसमें रखा गया 13 दिसंबर 2005। इससे पहले अगर आप 3 जनरेशन से वहां पर रह रहे हो या 75 सालों से उस जगह पर रह रहे हो तो आप इसमें टाइटल का दावा कर सकते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत। FD/ST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती ये बेसिकली प्रदान करता है। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार यानी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या सामुदायिक वन अधिकार या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स या दोनों, जो कि आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिए जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया की शुरुआत करने का अधिकार है। किसको? ग्राम सभा को। ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने वो चैप्टर देखा था या जो हमने पूरा वीडियो बनाया था मास्टर वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि ग्राम सभा को इसमें काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत 4 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है आपका प्रोप्राइटरी राइट्स यानी स्वामित्व के अधिकार। यह FD/ST और OTFD जो मैंने आपको ऊपर बता दिया को अधिकतम 4 हेक्टेयर, ये भी याद रखिए, भू क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, और किसी भूमि पर आपको यह नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। देखिए जो मैंने आपको बताया। दूसरा है राइट ऑफ यूज यानी उपयोग करने का अधिकार। वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद चराई क्षेत्रों आदि तक है, यानी वो उस क्षेत्र में ग्रेजिंग करा सकते हैं, जो उनके पास पशु है उसको चरा सकते हैं। उसके अलावा जो वहां के वन उत्पाद है जैसे शहद है, तेंदू की पत्तियां हैं, उसको भी वो कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वनों से मिलने वाले उत्पादों को उपयोग करने का अधिकार उनको दिया गया है। तो एक तरह का अधिकार ये है। राहत और विकास से संबंधित अधिकार यानी रिलीफ एंड डेवलपमेंट संबंधी जो राइट्स है आपके, वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है। यानी देखिए राइट ऑफ रिहेबिलिटेशन भी इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई सरकार प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जो वहां की कम्युनिटीज को डिस्टर्ब कर रहा है, तो सरकार को उनको रिहेबिलिटेट या दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा, तो यानी इनको रिहेबिलिटेशन का राइट भी दिया गया है या पुनर्वास का अधिकार भी दिया गया है। वन प्रबंधन के अधिकार यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के राइट्स, इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित व सुरक्षित किया जाता है। तो ये 4 तरीके के राइट्स की इसमें बात की गई है, तो आप याद रखिएगा। पहला कौन सा था हमारा? स्वामित्व का अधिकार या प्रोप्राइटरी राइट्स। दूसरे आपके उपयोग करने का अधिकार यानी राइट ऑफ यूज। तीसरा आपका रिलीफ और डेवलपमेंट संबंधी राइट। चौथा आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट संबंधी राइट। अब देखते हैं स्वामित्व क्या है आपका। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड हेतु भारत की पहला स्वामित्व ड्रोन तकनीक और कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन यानी CORS का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भू मानचित्रण की एक योजना है, यानी आपका जो रूरल एरियाज है उसके मैपिंग की एक योजना है। वर्ष 2020 से 2024 तक 4 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में मानचित्रण आपका किया जाएगा। इसके अलावा परिवेश पोर्टल जो हमने शुरू में देखा था, जहां पर आपको इसको रजिस्टर भी करना होता है जब आप लैंड वगैरह ट्रांसफर करते हैं। परिवेश एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ इसको बोला जाता है की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी हेतु विकसित किया गया है। भूमि संवाद
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी नेशनल वर्कशॉप ऑन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMS। ये एक राष्ट्रीय कार्यशाला है, बेसिकली नेशनल वर्कशॉप है। आगे देखते हैं अगला। यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ILIMS विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूदा समानताओं को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिस पर विभिन्न राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं। यानी अगर किसी राज्य की कोई स्टेट स्पेसिफिक नीड्स है तो वो उसको भी इसमें जोड़ सकता है। मान लीजिए जैसे कोई उड़ीसा वाला राज्य है, मैंने आपको बताया था उड़ीसा में PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो यानी जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी जनजातियां होती हैं। टोटल भारत सरकार ने 75 ऐसी जनजातियों को आइडेंटिफाई किया है। इसमें सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलती है। तो अगर उड़ीसा को ऐसा लगता है कि हमें इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स चाहिए तो वो भी इसमें इन फीचर्स को जोड़ सकता है। यानी कोई भी राज्य, उड़ीसा नहीं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, कोई भी राज्य इसमें जोड़ सकता है, जैसा कि वे प्रासंगिक और उपयुक्त समझ सकते हैं। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है। यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, और वन नेशन वन सॉफ्टवेयर को भी बढ़ावा देगा। यानी पूरे देश के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित जो आपका ट्रांसफर प्रक्रिया है उसको ये बढ़ावा देगा। विशिष्ट भूखंड की पहचान संख्या यानी UL पिन बहुत फेमस है। यानी इसका क्या है, बेसिकली यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को भूमि की आधार संख्या, इसको भी देखिए बोला भी जा रहा था कि ये जैसे हमारा आधार में एक हमें नंबर मिलता है, ऐसी लैंड को एक पिन देना उसका, ताकि आपको सर्च वगैरह करने में आसानी हो। एक यूनिक आईडी आपके जो भी प्लॉट है उसको दे दी जाती है इसमें। ठीक है, एक तरह से कंप्यूटराइजेशन वगैरह का ही पूरा प्रोसेस है ये, के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण या सर्वे हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां सामान्यतः भूमि अभिलेख काफी पुराने और विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक भी लगेगी। अगला, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी काफी आजकल चलन में है। वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र में वेब तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग कर स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संशोधित एवं प्रसारित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं यानी पॉलिसी मेकर्स के लिए उपयुक्त आंकड़ों का उपलब्ध कराने में मदद भी करता है। यानी जो उनको बेसिकली डेटा वगैरह चाहिए उसको भी ये उपलब्ध कराता है। GIS ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे अक्षांश और देशांतर, पता या जिप कोड। GIS में लोगों से संबंधित आंकड़े जैसे जनसंख्या, आय, शिक्षा का स्तर आदि डेटा भी शामिल हो सकता है। इसमें कारखाने जैसे खेतों, स्कूल, तूफानों, सड़कों और विद्युत लाइनों आदि के संबंध में जानकारी भी शामिल हो सकती है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। अधिनियम में खेती और निवास, जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं, और सामुदायिक अधिकार, देखिए हमने बात भी की थी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, जब चैप्टर के शुरू में हम बात कर रहे थे। अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना एवं जंगलों में जल निकायों तक पहुंच, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG, जो मैंने आपको देखिए बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आवास अधिकार शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निपटान अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता के अधिकार के संयोजन के साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आदिवासी आबादी को पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन तथा उनके लिए उचित बंदोबस्त के बिना बेदखली से रक्षा करता है। देखिए बेसिकली इसमें क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर जो जनजातीय लोग होते हैं, आपको पता है वहाँ शिक्षा का स्तर इतना नहीं होता, और जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी बहुत विवादित होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। तो सरकार को हमेशा खतरा रहता है कि जो जनजातीय लोग हैं कहीं उन्हें उनकी जगह से बेदखल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली राइट लाया गया है, उसके उनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट को लेकर, उसको ये बहुत मजबूत बनाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू किया जाता है। अभी जैसे मैंने कल आपको अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था, जो वन धन विकास योजना है, जिसमें वन धन विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। सरकार हर
वन धन विकास केंद्र को लगभग 15 लाख रुपए देती है। तो ये बेसिकली जनजातीय कार्यों का जो मंत्रालय है वो इसको मैनेज करता है। और ट्राइफेड मैंने आपको बताया था, आपको देखिए ऑप्शन में हमेशा देगा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्योंकि ये देखिए फॉरेस्ट से संबंधित है, लेकिन वो इसका उत्तर नहीं है। ये बेसिकली जो मैनेज किया जाता है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास को वन अधिकार अधिनियम 2006 में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित या नोटिफाई किया जाना आवश्यक है। बैगा समुदाय मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, मैंने आपको बताया था टोटल 75 है, सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में मौजूद है जो एक वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्षों से वनों पर राज्य के बढ़ते नियंत्रण और वन भूमि स्वरूप में परिवर्तन, विकास एवं संरक्षण से इन वन समुदायों को गंभीर रूप से खतरा है। अतः वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजाति के पर्यावास अधिकारों को मान्यता प्राप्त की और यह जनजाति भारत में पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला समुदाय बन गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले रिहेबिलिटेशन राइट्स किस जनजाति को मिले हैं? मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति को। और मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजाति होती है उनको ये बोला जाता है। और ये टोटल भारत सरकार ने 75 ऐसे ग्रुप्स की पहचान की है। सबसे ज्यादा आपको ये उड़ीसा में देखने के लिए मिलेंगे। पीवीटीजी के पर्यावास अधिकारों को राज्यों में जिला स्तरीय कमेटी यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी होती है इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय पीवीटीजी के संदर्भ में आवास अधिकारों की परिभाषा के दायरे और सीमा को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इनके अधिकारों को इसमें पूरा डेलिनिएट करता है। ठीक है, तो यही देखिए हमारा चैप्टर था। आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें मिल नहीं रहा है हमारा कोई भी मैटर। तो देखिए मुझे लगता है इस बुक में फॉरेस्ट राइट एक्ट को काफी अच्छे से कवर किया गया है, पीवीटीजीज के बारे में बताया गया है, इनके जो राइट्स है उनके बारे में बताया गया है। तो मुझे लगता है इतना हमारे लिए पढ़ना इनफ होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।